वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा पुणे मेट्रो टेक्नीशियन फिटर क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं इसका एग्जामिनेशन डेट 19 अक्टूबर 2021। ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जिसमें एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, एप्लीकेंट नेम और एप्लीकेंट का जो फोटोग्राफ है, एग्जाम का दिन जो फोटोग्राफ खींचा जाता है तो वो फोटो मैं हाइड कर दिया हूँ सेफ्टी पर्पस के लिए। बाकी चीज़ आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो 19 अक्टूबर एग्जाम कंडक्ट होने का बाद इसका आंसर की रिलीज हो गया है जिसमें ऑब्जेक्शन अभी भी चल रहा है। आज शाम 6 बजे तक ऑब्जेक्शन करने का ये लास्ट टाइम है। तो कौन सा क्वेश्चन पर आप लोग को ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा ये मैं आप लोग को बता दूंगा। टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कशन करूंगा। टेक्निकल में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था, तो 100 क्वेश्चन में से मैं आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर डिस्कस करने जाएंगे तो ये ज़्यादा हड़बड़ी हो जाएगा। तो उससे अच्छा होगा अगर आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हो नेक्स्ट क्लास में और बाकी 50 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे तो ये अच्छा रहता है। तो 50 क्वेश्चन ही आप लोग को बहुत ही अच्छा से मैं डिस्कशन करूँगा और आप लोगों को इस पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन नया नया देखने को भी मिलेगा और बहुत सारा प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराया था, जो भी पढ़ाता हूँ उससे भी कॉमन आया है। तो अगर आप लोग मेरा चैनल को डेली फॉलो करते हैं तो इस पेपर में आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन कॉमन है, बाकी क्वेश्चन आप लोग को नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन पेपर है, सीबीटी एग्जाम पेपर होता है या डीई का जो भी एग्जाम होता है जैसे एनपीसीएल, एनएफसी, बीएआरसी या एचडब्ल्यूबी, जो भी एग्जामिनेशन ऑफलाइन ऑनलाइन होता है उस पेपर को सॉल्व कराने के लिए, तो जो भी एग्जाम पेपर होता है उसका अगर सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आज का जो पेपर इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बाकी सीबीटी जो पेपर टीसीएस द्वारा कंडक्ट किया गया था उससे मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे अगर आप लोग आने वाला दिन में हर एग्जाम का, हर डिपार्टमेंट का अगर आप लोग ऑफिशियल पेपर का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही आप लोग आने वाला दिन में भी सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो आज मैं टेक्निकल पार्ट का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, which device is used to hold and locate and not guide the cutting tool during machining operation। मैशिनिंग ऑपरेशन करते टाइम कटिंग टूल को पकड़ते भी है और लोकेट भी करता है लेकिन कटिंग टूल को गाइड नहीं करता। ऐसा कौन सा डिवाइस होता है? 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, सी क्लैंप या मशीन वाइस या जिग या फिक्सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फिक्सर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं फिक्सर का मदद से हम लोग वर्कपीस को भी होल्ड कर सकते हैं, वर्कपीस को लोकेट भी कर सकते हैं और कटिंग टूल को होल्ड भी कर सकते हैं, कटिंग टूल को लोकेट भी कर सकते हैं, लेकिन कटिंग टूल को हम लोग गाइड नहीं कर सकते हैं। तो कटिंग टूल को गाइड, होल्ड, लोकेट इन तीनों काम कौन कर सकते हैं? जिग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब पूछेगा कि which device is used to hold, locate and guide the cutting tool during machining operation, तो तीनों काम करता है जिग, ठीक है। फिक्सर कटिंग टूल को गाइड नहीं करते लेकिन कटिंग टूल को पोजीशनिंग कर देते कटिंग ऑपरेशन होने से पहले। सोचो कोई भी एक वर्क पीस है तो इसमें जब कटिंग टूल द्वारा हम लोग काटते हैं तो कटिंग टूल को गाइड नहीं कर सकते फिक्सर, लेकिन कटिंग टूल को पोजीशनिंग कर देते कि कहाँ से उसको स्टार्ट करना है, कहाँ से उसका कटिंग करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग सेटिंग करते विद द हेल्प ऑफ सेटिंग ब्लॉक एंड फिलर गेज। तो क्वेश्चन ए भी आ सकता है, फिक्सर का मदद से हम लोग टूल का पोजीशनिंग कर सकते हैं कटिंग होने से पहले। टूल का पोजीशनिंग करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सेटिंग ब्लॉक एंड फिलर गेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्सर होता है, जैसे सबसे पहले होता है मिलिंग फिक्सर होता है, दूसरा होता है टर्निंग फिक्सर, तीसरा होता है ग्राइंडिंग फिक्सर, चौथा होता है वेल्डिंग फिक्सर, असेंबली फिक्सर होता है, बेंडिंग फिक्सर होता है। तो अलग अलग फिक्सर अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और जिग ओनली 2 चीज में अवेलेबल होता है, जिग आर ओनली अवेलेबल फॉर ड्रिलिंग एंड बोरिंग, ठीक है। तो ड्रिलिंग जिग जो होता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्रिलिंग करने के लिए, रिमिंग करने के लिए, टैपिंग करने के लिए और उसका समजातीय या इसका सेम टू सेम कोई भी ऑपरेशन अगर होता है तो ड्रिलिंग जिग का मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है जिग किस किस बेसिस पर अवेलेबल होता है? तो ड्रिलिंग जिग अवेलेबल होता है और बोरिंग जिग अवेलेबल होता है, लेकिन फिक्सर अलग अलग होता है जो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच नट इज यूज्ड इन प्लेसेस वेयर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड।
कौन सा नाट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट, मतलब जल्दी जल्दी खोलना और जल्दी जल्दी उसको बंद करना ज़रूरत पड़ता है। तो कौन सा नाट में हम लोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैप नट, ऑप्शन नंबर बी थंब नट या नॉल नट, ऑप्शन नंबर सी रिंग नट, ऑप्शन नंबर डी हेक्सागोनल नट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थंब नट, जिसको नॉल्ड नट कहते हैं। तो ये कहाँ पे रहता है? वर्नियर कैलिपर में रहता है। तो आप लोग जानते हैं वर्नियर कैलिपर के ऊपर में क्या रहता है? थंब नट रहता है या नॉल नट आप लोग बोल सकते हैं। कभी कभी और एक क्वेश्चन पूछे जाता है, व्हिच नट आर सुटेबल इन प्लेसेस वेयर फिंगर टाइटनिंग इज एनफ। कौन सा नट सुइटेबल होता है जहाँ पे ओनली फिंगर से टाइटनिंग एनफ होता है? तो कौन सा नट होता है? थंब नट या नॉल नट होता है, जिसमें हम लोग ओनली फिंगर से टाइट देते हैं, ज़्यादा ही इसमें हम लोग को टाइट देना नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई द बैलेंस वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सर। तो फिक्सर में आप लोग को बोला मिलिंग फिक्सर, टर्निंग फिक्सर, वेल्डिंग फिक्सर, ग्राइंडिंग फिक्सर। वैसे टर्निंग फिक्सर में हम लोग बैलेंसिंग वेट क्यों देते हैं? तो जो इरेगुलर वर्कपीस होता है वो तो बैलेंस नहीं रहता ना, इसीलिए उसका तो वो नाम इरेगुलर है। तो अनियमित जो भी वर्कपीस है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई द डबल रो रोलर बियरिंग इज यूज्ड। क्यों हम लोग डबल रो रोलर बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए टू टेक हेवी रेडियल लोड, ऑप्शन नंबर बी टू टेक एक्सियल लोड, ऑप्शन नंबर सी टू टेक रेडियल लोड, ऑप्शन नंबर डी टू टेक हेवी एक्सियल लोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा रोलर बियरिंग कौन सा बियरिंग का अंदर आता है? एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का अंदर आता है। तो ये भी बॉल बियरिंग का तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो रोलिंग एलिमेंट होता है, रोलिंग एलिमेंट में जो बॉल बियरिंग होता है उसमें बॉल रहता है, और जो रोलर बियरिंग होता है इसमें रोलिंग एलिमेंट का हिसाब से रोलर रहता है। तो रोलर भी अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग शेप का रोलर का ऊपर डिपेंड करके अलग अलग हम लोग को रोलर बियरिंग मिलता है। ठीक है, जैसे अगर सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग का बात करते हैं तो इसमें रोलिंग एलिमेंट के हिसाब से हम लोग प्लेन सिलिंड्रिकल शेप का रोलर का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रेडियल लोड को ले सकते हैं, हेवी रेडियल लोड को ये ले सकते हैं। ठीक है, और भी आता है जैसे बैरल रोलर बियरिंग। तो ये बैरल या ड्रम शेप का होता है। इसमें क्या होता है, इनका जो बेस होता है, बेस जो होता है बीच में ज़्यादा होता है और इसका जो किनारा होता है किनारे में कम होता है, बैरल शेप का जो होता है। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे शाफ्ट को सीधा रखना पड़ता, जहाँ पे शाफ्ट को अलाइन करना पड़ता है, सीधा रखना पड़ता, उधर हम लोग बैरल रोलर बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बैरल रोलर बियरिंग का दूसरा नाम होता है सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बियरिंग। ठीक है, और भी जैसे होते हैं नीडल रोलर बियरिंग। मतलब क्या, इधर रोलिंग एलिमेंट का हिस्सा हम लोग नीडल जैसा, मतलब बहुत ही कम बेस वाला हम लोग रोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बेस कितना होता है? 2 से 10 मिलीमीटर तक होता है इसका बेस, मतलब बहुत ही कम होता है। और इसका लेंथ कितना होता है? जो इनका लंबाई होता है, अगर 2 मिलीमीटर इसका लंबाई होता है, उसका 5 से 10 गुना उसका लेंथ हो सकता है। इसका बीच में वेरी करता है, मतलब जो नीडल रोलर का व्यास है उसे उसका 5 से 10 गुना का अंदर उसका लेंथ वेरी करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कौन सा बियरिंग में सबसे ज़्यादा रोलिंग एलिमेंट का इस्तेमाल होता है? तो नीडल रोलर बियरिंग में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये पतला पतला होता है, स्मॉल डायमीटर में होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा रोलिंग एलिमेंट का हिसाब से ये यूज़ होता है। और इसमें प्ले नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जहाँ पे बहुत ही अधिक शुद्धता वाला, जहाँ पे हम लोग को बियरिंग का ज़रूरत पड़ता है, अधिक शुद्धता बियरिंग का ज़रूरत हम लोग को पड़ता है, मतलब हाई एक्यूरेसी बियरिंग का अगर ज़रूरत पड़ता है, तब हम लोग जैसे एरोप्लेन में यूज़ करना पड़ता, तब हम लोग नीडल रोलर बियरिंग का इस्तेमाल करते। तो ऐसे अलग अलग रोलर बियरिंग होता है। तो उसमें क्या होता है, जो रोलर बियरिंग है उसमें सोचो एक ही रो में अगर रोलर रहता है, ठीक है, तो इसको सिंगल रो रोलर बियरिंग कहते हैं। और ऐसे सेम बियरिंग में अगर डबल रो, मतलब 2 रो वाला अगर ऐसे रोलिंग एलिमेंट रहेगा तो उस सेम बियरिंग में रहता है, इसको क्या बोलते हैं, डबल रो रोलर बियरिंग। तो किस पर्पस के लिए यूज होता है? टू टेक हेवी रेडियल लोड, हेवी रेडियल लोड को वो ए ले सकता है इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बियरिंग के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बियरिंग के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया हूँ। और भी एक बियरिंग होता है
जो मैं अभी आप लोग को नहीं बताया, टेपर रोलर बियरिंग होता है। तो टेपर रोलर बियरिंग में उसमें हम लोग टेपर बैरल का या टेपर हम लोग जो रोलिंग या रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसमें क्या होता है, समोकन में भी लोड ले सकता है और पैरेलल में भी लोड को ले सकता है, वो टेपर रोलर बियरिंग उसको कहते हैं। ओके, तो इन 4 टाइप का रोलर बियरिंग होता है। तो रोलर बियरिंग अलग अलग प्रकार के क्यों होता है, क्योंकि वो जो रोलिंग एलिमेंट होता है रोलर का अलग अलग शेप के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग रोलर बियरिंग होता है। समझ में आया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही टफ चैप्टर होता है बियरिंग। तो इसके ऊपर स्पेशल क्लास में बहुत जल्दी अपलोड करने वाला बॉल बियरिंग क्या होता है, रोलर बियरिंग क्या होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना, तभी हमको पता चलेगा कि कितना स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो को देखता है, कितना स्टूडेंट वीडियो को स्किप करता है। तो अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिए कि हाँ आपको भी बियरिंग का क्लास चाहिए, थ्योरी क्लास चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी। कौन सा एक फिनिशिंग प्रोसेस में बहुत ही हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी हम लोग को मिलता है। तो फाइलिंग जो करते हैं उसमें रफ सरफेस मिलता है, ग्राइंडिंग में भी उतना अच्छा नहीं मिलता, टर्निंग में भी उतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन सबसे अच्छा मिलता है लैपिंग में, क्योंकि ये होता है प्रिसिशन सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। इसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसमें टाइट टॉलरेंस एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो लैपिंग का अलाउंस कितना होता है, 0.005 मिलीमीटर से 0.01 मिलीमीटर तक इसका अलाउंस होता है। अगर होनिंग का अलाउंस पूछता तो 0.1 से 0.25 मिलीमीटर होता है। समझ में आ गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई फाउंडेशन बोल्ट्स आर एसेंशियल टू मशीन। फाउंडेशन बोल्ट मशीन के लिए क्यों जरूरत होता है? तो एक्चुअली जो हेवी लोड वाला मशीन होता है तो उसको फ्लोर का साथ फाउंडेशन करने के लिए, मतलब उसको फस्टेनिंग करने के, बांधने के लिए हम लोग फाउंडेशन बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा टू मशीन या टू होल्ड मशीन फर्मली, मतलब मशीन को दृढ़भावे पकड़ने के लिए फ्लोर का साथ हम लोग यूज करते हैं फाउंडेशन बोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइलिंग या फाइल इज ए टूल ऑफ। फाइल किस टाइप का टूल होता है, कटिंग या बेंडिंग या मेजरिंग या हैमरिंग। तो फाइल होता है कटिंग टूल। आप लोग जानते हैं इसका मदद से हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस में जो भी एक्स्ट्रा मेटल होता है उसको हम लोग फाइलिंग करके फाइल की मदद से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। फाइल का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसको हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, लेंथ, शेप, काट और ग्रेड के हिसाब से। लेंथ, शेप, काट और ग्रेड के हिसाब से, इन चारों चीज हम लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच पार्ट रेस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग। जिग का कौन सा पार्ट इनकरेक्ट लोडिंग को, जो कंपोनेंट का इनकरेक्ट लोडिंग है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रतिरोध करता है या बाधा देता है। तो एक क्वेश्चन में कुछ दिन पहले एनएफएल का जब पेपर सॉल्व करा रहे थे तब मैं आप लोग को डिस्कस कर दिया था, जिग का लोकेटिंग पिन जो होता है जिसको लोकेटर कहता है, वो क्या करता है, अगर कंपोनेंट का इनकरेक्ट लोडिंग होता है तो उसको बाधा देता है, उसको प्रतिरोध करता है। तो लोकेटिंग पिन जिसको लोकेटर कहता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। तो आप लोग जानते हैं लैपिंग के लिए अलग अलग एब्रेसिव हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं यूज करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इसके बाद डायमंड यूज करते हैं हम लोग। ओके, इसका बाद और भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे टंगस्टन कार्बाइड हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो इधर आपको क्वेश्चन में पूछा है कौन सा लैपिंग एब्रेसिव हम लोग सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर ऐसे बोलता हाई क्वालिटी फिनिश के लिए हम लोग कौन सा लैपिंग एब्रेसिव यूज करते, तब हो जाता अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम। ठीक है, जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन मेथड। तो गेज प्रोडक्शन मेथड में यूज होता है, तो ये एक्चुअली राइट आंसर मेरा हिसाब से होना चाहिए मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में हम लोग यूज करते हैं। इधर दिए जॉब वर्क, जॉब वर्क इसका एक्चुअल प्रॉपर आंसर नहीं हो सकता है। तो मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग गेज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट हम लोग हाई एक्यूरेसी का साथ जॉब को बना भी सकते हैं और कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग जो प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें अगर आप लोग कोई भी चीज़ को चेक करने जाते हैं तो उसमें हम लोग को चेक करने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें गो और नो गो रहता है तो उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं ये लिमिट के अंदर है कि नहीं। तो जब भी हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं तो गेज का ज़रूरत ही पड़ता है, क्योंकि उस जॉब को रखना पड़ता है गो और नो गो लिमिट का अंदर।
समझ में आया है? तो मेरा हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा मास प्रोडक्शन। तो आप लोग इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर जॉब वर्क दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग करते हैं तो टीसीएस ने देखेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होता है तो टीसीएस इस क्वेश्चन को टोटली कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें जरूर कंप्लेंट या ऑब्जेक्शन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अदर नेम फॉर लॉकनट इज। लॉकनट का अदर नेम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है चेकनट। ठीक है, चेकनट मतलब क्या होता है? ये लॉकनट होता है। लॉकनट भी सेम टू सेम हेक्सागोन नट का जैसा होता है, लेकिन इसका थिकनेस बहुत ही कम होता है। तो एक्चुअली सोचो कोई भी एक बोल्ट है, ऐसे बोल्ट है, ओके, ऐसे बोल्ट के ऊपर हम लोग कोई भी नाट को डायरेक्टली लगा देते तो वाइब्रेशन या सडन लोड की वजह से क्या हो सकता है, ये लूज हो सकता है। लेकिन लूज होने से प्रतिरोध करने के लिए, ये उसको बाधा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नीचे या कभी कभी ऊपर में भी और एक पतला सा हम लोग हेक्सागोनल नाट लगा देते। तो नीचे भी कभी कभी लगा सकते हैं और ऊपर में भी हम लोग लगा सकते हैं। तो नीचे जो पतला हेक्सागोनल नाट हम लोग लगाते हैं उसको चेक नट या लॉक नट कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे हम लोग अब लॉक नट लगा रहे हैं तो इसको जो डायरेक्शन हम लोग सोचो एंड क्लॉकवाइज हम लोग उसको घुमा के टाइट कर रहे हैं। तो ये टाइट हो गया। इसका बाद जो ऊपर वाला नट होगा उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको हम लोग टाइट करेंगे। तो क्या होगा, इन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो एक अगर लूज भी होगा तो ये अगर लूज भी हो जाएगा नीचे वाला तो ऊपर लूज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो ये अगर लूज हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट नाट अगर जो चेक नाट है वो अगर लूज हो जाएगा तो वो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो तब टाइट हो जाएगा। इसीलिए इसमें लूजनिंग होने का कोई चांस, लूज होने का या ढीलापन होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। तो लॉक नट का दूसरा नाम होता है चेक नट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का पर्पस क्या होता है? तो हीट ट्रीटमेंट का बारे में बहुत ही अच्छा से मैं क्लास प्रोवाइड किया, थ्योरी का क्लास। तो नॉर्मलाइजिंग, एनेलिंग, हार्डनिंग क्या होता है और टेम्परिंग क्या होता है, इसका बारे में मैं आप लोग को बताया हूँ। नॉर्मलिंग का मेन पर्पस क्या होता है? सबसे पहला पर्पस होता है जो वर्कपीस का अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन रहता है उसको रिमूव कर देता है। ओके, इसका बाद क्या होता है, जो वर्कपीस का अंदर ग्रेन साइज है, ग्रेन साइज को फाइन बनाते हैं। तो फाइन ग्रेन साइज बनाते हैं, इसका डक्टिलिटी को कम करते हैं और रैपिंग होने को बाधा देता है, मतलब मुड़ जाने से या बेंडिंग होने से उसको बाधा देता है। ओके, तो ऑप्शन का हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो नॉर्मलाइजिंग करना मतलब क्या होता है, ये कोई भी अगर आदमी नॉर्मल नहीं है, कोई भी किसी का अंदर अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका अंदर प्रेशर है, तो उसको कम करके नॉर्मल बना देते हैं। ये प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। तो नॉर्मलाइजिंग हम लोग कब कर सकते हैं, कोई भी फोर्जिंग या कास्टिंग हुआ वर्क पीस है या वर्क हार्डन पीस है। तो फोर्जिंग क्या हुआ, कोई भी अगर वर्क पीस होता है उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन ज़्यादा रहता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग कर सकते हैं। कास्टिंग जो होता है, कोई भी वर्क हार्डनिंग पीस होता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्डनिंग की वजह से स्ट्रेस स्ट्रेन रहता है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग कर सकते हैं। नॉर्मलाइजिंग कैसे करते हैं, तो जो भी वर्क पीस है उसको हम लोग 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में हीट करते हैं। ओके, उसका बाद हम लोग स्टील एयर या रूम टेम्परेचर में ठंडा करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है यही होता है नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग का पर्पस क्या होता है? इस एग्जाम पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन एनीलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, मतलब जो चारों हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, मेन प्रोसेस है, उससे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को फायदा मिला है क्योंकि इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छा से कवर किया था। तो एनीलिंग का मेन पर्पस क्या होता है, जो स्टील होता है स्टील को सॉफ्ट करना। तो टू सॉफ्टन द स्टील, ऊपर में जो दिया है टू ऐड कटिंग एबिलिटी। तो कटिंग एबिलिटी किसमें ऐड करते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है उसको हार्डनेस बोलते हैं। टू इंक्रीज वेयर रेजिस्टेंस, ये भी हार्डनेस का प्रॉपर्टी होता है। ये इधर बोला टू डिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, तो स्टील का ग्रेन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो ये किस में होता है, मैं अभी आप लोग को बता दिया हूँ, नॉर्मलाइजिंग में होता है। तो सभी चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा है। तो एनीलिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है एनीलिंग करने का, तो स्टील को सॉफ्ट करना। दूसरा होता है मैशिनेबिलिटी, मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी जो होता है उसको इंप्रूव करना, मतलब मशीन द्वारा कट सकते ये प्रॉपर्टी जो होता है उसको इंप्रूव करना। अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा उस मेटल को तो कट नहीं सकते, तो थोड़ा मेटल को हम लोग सॉफ्ट कर लेते हैं एनीलिंग की वजह से, इसीलिए उसको हम लोग अच्छे से कट सकते हैं। ओके, और इसका डक्टिलिटी को इंक्रीज करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और एनीलिंग हम लोग कैसे करते हैं, जो हाइपो यूटेक्टेड स्टील होता है, हाइपो यूटेक्टेड स्टील को हम लोग
अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करते हैं। उसका बाद हम लोग कूलिंग करते हैं फर्नेस का, अंदर फर्नेस को स्विच ऑफ करके, नहीं तो ड्राई सैंड, ड्राई लाइम या ड्राई एस में उसको हम लोग कवर करके ठंडा करते हैं। और अगर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है जिसका कार्बन परसेंटेज 0.83% है या 0.84% से ज़्यादा कार्बन रहता है, तो उसको हाइपर यूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। उसका वो जो स्टील होता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील को हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग हीट करते हैं। उसका बाद हम लोग उसका फर्नेस का स्विच ऑफ कर फर्नेस में हम लोग उसको ठंडा करते हैं, नहीं तो उसको हम लोग ड्राई सैंड, ड्राई लाइम या ड्राई एस से ढक के हम लोग उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। और एनेलिंग जो होता है इसमें हम लोग ठंडा करते बहुत ही धीरे धीरे, ये चीज़ आप लोग को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव एक्सट्रीम ब्रिटलनेस एंड इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस इन स्टील। हीट ट्रीटमेंट का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ब्रिटलनेस को कम करते हैं और टफनेस को इंड्यूस करते मतलब डालते हैं, और शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को हम लोग उसके अंदर ऐड करते हैं स्टील होता है उसमें। तो इस प्रोसेस को क्या प्रोसेस बोलते हैं? टेम्परिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जो हार्डन वर्कपीस तो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, तो ब्रिटलनेस को कमाने के लिए और उसका अंदर टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हार्डन वर्कपीस उसको फिर से हम लोग रीहीट करते हैं बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसका बाद हम लोग उसको ठंडा करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है रीहीट करने का प्रोसेस, इसको टेम्परिंग कहते हैं। समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच गियर रन मोर साइलेंटली देन स्पार गियर। स्पार गियर से भी धीरे धीरे कौन सा गियर चलता है? हेलिकल गियर, बीवेल गियर, स्पार गियर या मीटर गियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलिकल गियर। जब भी हेलिकल गियर का, हेलिकल फ्लूटेड रिमर का बात करता है, मतलब ये नॉइज़ को रिड्यूस करता है, तो ये बहुत ही साइलेंटली ऑपरेशन करता है। तो ये भी स्पार गियर का जैसे सेम टू सेम होता है, दो पैरेलल शाफ्ट का बीच में पावर को ट्रांसमिट करता है। लेकिन जो स्पार गियर होता है उसका जो टीथ होता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का साथ वो पैरेलल होता है, ओके। लेकिन जो हेलिकल गियर होता है उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसका साथ थोड़ा सा वो एंगल में टीथ उसका कटा रहता है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। लेकिन ये भी दो पैरेलल शाफ्ट का बीच में ही पावर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो हेलिकल गियर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल पर्पस के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट। पेंट मतलब रंग बनाने के लिए हम लोग कौन सा मेटल का इस्तेमाल करते हैं? ब्रास, एल्यूमिनियम, लीड या जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, लीड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लीड इस्तेमाल करने का बहुत सारा कारण होता है, क्योंकि लीड का मदद से हम लोग जैसे कार बैटरीज में हम लोग लीड को यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग सोल्डर बनाते हैं, सॉफ्ट सोल्डर लीड और टिन का इस्तेमाल करते हैं। इसका बाद न्यूक्लियर जो रेडिएशन होता है उसमें गुड इंसुलेटर का हिसाब से काम करता है। और क्या करता है, जैसे बहुत सारा एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का ये रेजिस्टेंस होता है, ओके। और ये सॉफ्ट होता है, मेलेबल होता है, और कोरोसिन का मतलब जंग का बहुत ही अच्छा प्रतिरोधक होता है। इसीलिए मैक्सिमम जगह में हम लोग लीड का इस्तेमाल करते हैं। लीड का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो ओर होता है, कौन सा अयस्क से हम लोग इसको निष्कासित करते हैं? गैलेना से हम लोग लीड को निष्कासित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का मदद से कितना पिच का रेंज हम लोग मेजर कर सकते हैं? तो सबसे पहले जानना चाहिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? जब पिच डायमीटर या पिच सर्कल डायमीटर जो हम लोग PCD कहते हैं उसको मेजर करने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका रेंज ऑफ पिच कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 0.25 मिलीमीटर से 3.5 मिलीमीटर होता है। और एक सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्रू पिच गेज का रेंज कितना होता है? तो उसका रेंज होता है 0.35 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो स्क्रू पिच गेज का पिच का रेंज होता है 0.35 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला दिन में आप लोगों को पूछे जाएगा कोई ना कोई एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बियरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द शाफ्ट। बियरिंग मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट क्यों शाफ्ट का मेल्टिंग पॉइंट से कम रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट शाफ्ट सीजियर। तो एक्चुअली बियरिंग मटेरियल भी अगर उसका
वो मेल्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा तो वो पिघल जा सकता है, तो पिघल जाएगा तो ठीक है, लेकिन शाफ्ट को पिघलने से बचाने के लिए या खराब होने से बचाने के लिए हम लोग बियरिंग मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट को कम रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो अभी तक एक ही क्वेश्चन का आंसर इस आंसर की में गलत दिया है, बाकी क्वेश्चन देख लेते कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। 19 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है द टूल डज नॉट लूज इट्स एबिलिटी टू कट व्हाइल इन ऑपरेशन, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द टूल। तो बोला है एक टूल है, जब हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तब भी उसका वो एबिलिटी को लूज नहीं करता, मतलब खोता नहीं है। तो ये टूल का अंदर कौन सा प्रॉपर्टी रहता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेड हार्डनेस। तो एक्चुअली जो नॉर्मल टेम्परेचर में कोई भी कटिंग टूल का अंदर जो हार्डनेस रहता है उसको बोलते हैं कोल्ड हार्डनेस। तो नॉर्मल टेम्परेचर में कोई भी कटिंग टूल का अंदर जो हार्डनेस रहता है उसको कोल्ड हार्डनेस कहते हैं। तो उसका मतलब सब लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी स्क्रैच कर सकते हैं, तो कोई भी मेटल को ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं। तो कोल्ड हार्डनेस प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में अगर कोई भी कटिंग टूल अगर ज़्यादा हार्ड होता है तो क्या होता है, हार्ड होने के कारण ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा। तो कोई भी कटिंग टूल में कोल्ड हार्डनेस प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ब्रिटलनेस हो जाता है। लेकिन रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी क्या होता है, रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी होता है मतलब जब टूल कोई भी ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन करते टाइम क्या होता है, टूल धीरे धीरे गर्म हो जाता है क्योंकि जो वर्कपीस को काट रहा है टूल, तो उसको दोनों का बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होने के कारण टूल धीरे धीरे गर्म होता है। तो गर्म होने तक या मतलब जितना देर तक वो उसका हार्डनेस को वो सहन कर सकते हैं या कंट्रोल करके रख सकता है, उसका एबिलिटी को वो बजाय रख सकते हैं। सोचिए इसका टेम्परेचर 600 डिग्री तक पहुंच गया है, मतलब उसका रेड हार्डनेस कितना है, 600 डिग्री तक है। उसका बाद अगर 601 हो गया अगर टेम्परेचर, तब क्या हो जाएगा, उसका रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हो जाएगा। तो रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी से जब भी ज़्यादा हो जाएगा तब वो मटेरियल उसका स्ट्रेंथ को खो जाता है, उसका धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ तो फेलियर हो जाता है। इसलिए रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जितना टेम्परेचर तक, हाई टेम्परेचर तक वो उसका हार्डनेस को बजाय रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो उसको बोलता है टूल का रेड हार्डनेस। तो रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी कटिंग टूल के लिए अच्छा होता है, लेकिन कोल्ड हार्डनेस कटिंग टूल के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन में आपको यही बोला है जब हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब कटिंग ऑपरेशन चल रहा है, तब कटिंग टूल उसका एबिलिटी को लूज नहीं करता, मतलब एबिलिटी वो उसका खोता नहीं है। तो ये किसका या किस प्रॉपर्टी का वजह से हो रहा है, उसका रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी का वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें कटिंग ऑपरेशन आ रहा है। ऑपरेशन चलते कालीन अगर उसका कटिंग टूल उसका हार्डनेस को अगर लूज नहीं करता है तो वो प्रॉपर्टी होता है रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द पर्पस ऑफ टेम्परिंग ए हार्डन स्टील कंपोनेंट इज फॉर। एक हार्डन स्टील कंपोनेंट को टेम्परिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अगर आप लोग इसका ऑप्शन को चेक करते, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको राइट लगेगा। सबसे पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग इट टफनेस, टफनेस को बढ़ाता है, तो ये भी तो सही है टेम्परिंग में। और ऑप्शन नंबर डी रिड्यूसिंग इट्स हार्डनेस, हार्डनेस को कम करते, तो दोनों सही है। लेकिन आंसर शीट में आपको रिड्यूसिंग इट्स हार्डनेस दिया है, तो इसका राइट आंसर इंक्रीजिंग इट टफनेस भी हो सकता है। तो आप लोग इस पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग निमी बुक को ओपन करते हो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा टेम्परिंग का मुख्य उद्देश्य होता है रेगुलेट इट्स हार्डनेस एंड टफनेस, मतलब हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करते हैं, हार्डनेस को कम करते हैं, टफनेस को बढ़ाता है। तो इसलिए दोनों आंसर ही राइट हो सकता है। तो आप लोग को ऑब्जेक्शन कैसे करना है, ऑब्जेक्शन टैब में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डुप्लीकेट आंसर या मोर देन, या आपको मल्टीपल आंसर, आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब एक से ज़्यादा इसमें आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो ऐसा आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्शन टैब में, तो वो आपको सिलेक्शन करके आपको ऑब्जेक्शन कर देना है। तो इसमें भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर किए तो तब भी आप लोग का राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं चूजन आंसर जो कैंडिडेट किया है ये भी आंसर 1 को किया है, तो आंसर 1 भी राइट है। तो आप लोग इस पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग को मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड। तो लुब्रिकेंट का ऐसा कौन सा एक प्रॉपर्टी होता है जिसका वजह से हाई प्रेशर और लोड को वो सहन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी, क्योंकि आप लोग जानते हैं लुब्रिकेंट का जो मुख्य प्रॉपर्टी होता है, मेन प्रॉपर्टी होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का वजह से क्या होता है, बियरिंग सरफेस में वो लुब्रिकेंट का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हाई प्रेशर और लोड को वो सहन कर सकता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी राइट आंसर हो जाएगा। फायर पॉइंट क्या होता है, जो टेम्परेचर में
ऑयल में आग लग जाता है उसको फायर पॉइंट बोलते हैं, और फ्लैश पॉइंट मतलब जो टेम्परेचर में ऑयल से धुआं निकलना स्टार्ट होता है उसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड इज यूज टू नो बैच नंबर, डेट ऑफ एलोकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई एंड साइज ऑफ बैच। तो कौन सा डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड में बैच नंबर, डेट ऑफ एलोकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई एंड साइज ऑफ बैच हम लोग को मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप लोग को अच्छा से ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि सीबीटी एग्जाम में इधर से 2-3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं, व्हिच टाइप ऑफ फिक्सर इज यूज्ड फॉर मैशनिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस। मतलब समान स्पेस सरफेस है, ऐसे अगर समान स्पेस सरफेस है या कोई भी एक सर्कुलर वर्क पीस है उसमें अगर समान स्पेस अगर सरफेस है, ऐसे अगर हम लोग को होल करना है जिसमें समान समान गैप है, तो ये सब सरफेस में जब हम लोग को मैशनिंग करना पड़ेगा तो कौन सा फिक्सर का ज़रूरत पड़ेगा? तो इधर इंडेक्सिंग फिक्सर का ज़रूरत पड़ेगा। तो इवनली स्पेस्ड सरफेस बोलेगा, मतलब समान डिस्टेंस वाला सरफेस अगर बोलेगा तब उस जगह में अगर मैशनिंग करना है तो इंडेक्सिंग फिक्सर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डैश आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। कौन सा आयरन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है? तो रॉट आयरन इज द राइट आंसर हो जाएगा, और इम्प्योरेस्ट फॉर्म होता है पिग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक। स्लिंग हुक बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो हाई टेंसाइल स्टील हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्रेन हुक बोलता है, तो क्रेन हुक को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रॉट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 350 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर होता है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वेयर रेजिस्टेंस ऑन स्टील। कौन सा एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें कोई भी एक वर्कपीस का अंदर या कटिंग टूल का अंदर हम लोग कटिंग एबिलिटी और वेयर रेजिस्टेंस हम लोग प्रॉपर्टी डाल सकते हैं? तो कौन सा प्रोसेस में होता है? हार्डनिंग प्रोसेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल फ्लो एंड इज ओनली केप्ट इन आइदर ओपन और क्लोज पोजीशन। मतलब कौन सा वाल्व फ्लो को कंट्रोल करने में यूज होता है और इसको आइदर हम लोग ओपन करके रखते हैं, नहीं तो हम लोग उसको क्लोज पोजीशन में रखते हैं। तो जब भी फ्लो को कंट्रोल करने का बात आता है तब हम लोग का दिमाग में एक ही वाल्व का बात आता है, वो है ग्लोब वाल्व। लेकिन आंसर की मैं आप लोग को बता दिया है कि गेट वाल्व। तो गेट वाल्व फ्लो को कंट्रोल नहीं करता, ओनली ग्लोब वाल्व फ्लो को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब वाल्व। तो इस क्वेश्चन में आप लोग 100% गारंटी के साथ आप लोग इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब वाल्व, क्योंकि गेट वाल्व में फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ओनली ग्लोब वाल्व फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल एंड एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल, एयर यूज करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सोकिंग, ऑस्टेनेट या हीटिंग या क्विंचिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विंचिंग करने के लिए हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल, एयर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्विंचिंग मीडियम का हिसाब से। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, इन 4 ऑप्शन आप लोग को दिया जाता है, तो इसमें से सबसे फास्टेस्ट कूलिंग रेट किसका होता है? ब्राइन सॉल्यूशन का होता है, जो NaCl सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन होता है। ओके, और इसमें अगर बोला है कि स्लोएस्ट कूलिंग रेट किसका होता है? एयर का होता है, ड्राई एयर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ओर प्रोड्यूसेस लीड मेटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले आप लोग को बता दिया हूं। जब क्वेश्चन आया था कि रंग बनाने के लिए कौन सा मेटल का हम लोग इस्तेमाल करते, तब बोला था मैं लीड। तो तब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बोला था लीड मेटल को कौन सा ओर से, मतलब आयस से हम लोग निष्कासित करते, तो गैलेना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की। चाबी यूज करने का उद्देश्य क्या होता है? तो एक्चुअली जो सफ्ट होता है और पुली होता है, इन दोनों का बीच में क्यूए हम लोग बनाते हैं। क्यूए में हम लोग की को फिट करते हैं। तो क्यों फिट करते हैं? टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। एक्चुअली इन दोनों पार्ट को असेंबली करने के लिए हम लोग नहीं करते, असेंबली करके उन दोनों पार्ट का बीच में टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं। की किस मेटल से बनता है? माइल्ड स्टील से बनता है। ठीक है, तो की में कितना रेशियो में टेपर रहता है? कभी कभी की में पैरेलल भी होता है और टेपर भी होता है, तो 1:100 रेशियो में की में टेपर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई टेनॉन्स आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सर। मिलिंग फिक्सर का बेस प्लेट का नीचे हम लोग क्यों टेनॉन को प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्यों टेनॉन हम लोग देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
फॉर प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्सर, फिक्सर का प्रॉपर लोकेशन करने के लिए हम लोग मिलिंग फिक्सर का जो बेस प्लेट होता है, बेस प्लेट के नीचे टेनॉन को हम लोग देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, which graphical representation of the activities performed during manufacturing, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेस सेट। मतलब हम लोग कौन सा प्रोसेस फॉलो कर करके हम लोग को करना पड़ेगा, मशीन को ये चीज़ को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो और ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब प्रोसेस चार्ट जो होता है, उसमें हम लोग को एक्टिविटी लिखा रहता है कि कैसे कैसे क्या कौन सा प्रोसेस में हम लोग को करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेद मशीन? लेद मशीन में बैक गियर यूनिट इस्तेमाल करने का काम क्या होता है? तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख सकते इजी क्वेश्चन पूछे हैं। तो बैक गियर यूनिट इस्तेमाल करने का काम होता है रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेल स्टॉक? टेल स्टॉक का फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1, टू सपोर्ट लेंदी जॉब, लेंदी जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग टेल स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। टू टर्न एक्सटर्नल टेपर बाय ऑफसेट मेथड, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का मदद हम एक्सटर्नल टेपर और एक्सटर्नल थ्रेड को काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, टू एकोमोडेट कटिंग टूल विथ टेपर सैंग, जो कटिंग टूल होता है जिसमें टेपर सैंग रहता है, तो उसको उस सहायता देने के लिए हम लोग टेल स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों आप टेल स्टॉक का फंक्शन होता है, कार्य होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑल ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज लैपिंग? लैपिंग क्या होता है? लैपिंग होता है एक प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, प्रिसीजन सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। इसका अलाउंस क्या होता है वो भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ, 0.005 मिलीमीटर से 0.01 मिलीमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल लेद? सेंट्रल लेद मशीन का कौन सा एक भाग नहीं होता है, कौन सा एक अंश नहीं होता है? फीड रॉड होता है, लीड स्क्रू होता है, सैडल होता है। फीड रॉड का मदद से हम लोग ऑटोमेटिक फीड को हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, लीड स्क्रू का मदद से हम लोग थ्रेड को कर सकते हैं, सैडल भी रहता है एच शेप का जो कास्टिंग होता है, और आर्बर मिलिंग मशीन में रहता है जो कटिंग टूल को होल्ड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय स्पार्क गियर? स्पार्क गियर का मदद से किस टाइप का पावर ट्रांसमिशन ट्रांसमिट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल ट्रांसमिशन। क्योंकि मैं आप लोग को पहले बता दिया स्पार्क गियर और हेलिकल गियर दोनों ही दो पैरेलल शाफ्ट का बीच में पावर को ट्रांसमिट करता है। अगर एंगुलर ट्रांसमिशन का बात करते तो बिवेल गियर हो जाता, नहीं तो आप लोग वर्म शाफ्ट एंड वर्म व्हील का भी बात कह सकता है। ओके, अगर परपेंडिकुलर ट्रांसमिशन का बात करते हो तो परपेंडिकुलर ट्रांसमिशन होता है वर्म गियर एंड वर्म व्हील में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल? लैपिंग टूल में जो स्लिट प्रोवाइड करते हैं, तो स्लिट प्रोवाइड करने का उद्देश्य क्या होता है? फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग स्लिट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, which gauge is used to check the accuracy of an external thread? एक्सटर्नल थ्रेड का एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा गेज का इस्तेमाल करते हैं? तो एक्सटर्नल थ्रेड बोला है, तो एक्सटर्नल के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो थ्रेड बोला इसलिए थ्रेड रिंग गेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंटरनल थ्रेड का बोलते हैं तो थ्रेड प्लग गेज हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, which among the following gauge is used for checking the diameter of the drill in the number drill and letter drill size? तो बोला है ड्रिल का डायमीटर को हम लोग नंबर ड्रिल और लेटर ड्रिल साइज में चेक कर सकते हैं। तो ये कौन सा गेज में होता है? ड्रिल गेज में होता है। ड्रिल गेज में क्या रहता है? और डायमीटर ऑफ द ड्रिल वो नंबर में भी रहता है और लेटर में भी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, which type of pipe joint take ब्रांच एट 90 डिग्री? इस क्वेश्चन का डिस्कशन में 2-3 क्लास पहले ही कर दिया था कि कौन सा पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री में पाइप को ब्रांच ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी ब्रांच। टी ब्रांच इस टाइप का होता है। ओके, तो इसमें क्या करता है? 90 डिग्री में पाइप को ब्रांच ऑफ कर देता है। कभी कभी बोलता है कि पाइप का अगर ब्रांच ऑफ में स्पीड को बढ़ाना है या दोनों डिफरेंट डायमीटर पाइप को जोड़ना है, तो हम लोग कौन सा टी का इस्तेमाल करते हैं? कौन सा टी ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं? रिड्यूसिंग टी ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन स्केल फ्री? मतलब क्या होता है? कौन सा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में जैसे होता है आप लोग जानते हैं केस हार्डनिंग होता है, नाइट्रेटिंग होता है, इंडक्शन हार्डनिंग होता है, फ्लेम हार्डनिंग होता है। इन 4 हार्डनिंग प्रोसेस में कौन सा हार्डनिंग प्रोसेस में सरफेस स्केल्स फ्री होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग।
ओके, जिसमें कार्बन परसेंट 0.35 से 0.7% का अंदर होना चाहिए। ओके, तो इसमें इंडक्शन हार्डनिंग का मदद से इंडक्शन कॉइल रहता है, उसमें हम लोग करंट उसमें प्रोवाइड करते हैं, उसका बाद से जो हार्डनिंग हो जाता है सरफेस में, तो बहुत ही जल्दी हार्डन होता है। और इसमें लार्ज बड़ा साइज वर्कपीस को हम लोग हार्डनिंग कर सकते हैं, और इसमें कोई भी सरफेस को स्केल वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पाइप वाइज टू होल्ड पाइप डायमीटर इन मिलीमीटर? पाइप वाइज का पाइप को पकड़ने का कैपेसिटी कितना होता है? तो 63 मिलीमीटर तक डायमीटर वाला पाइप को ये होल्ड कर सकता है। अगर चेन पाइप वाइज का बात करते हैं तो उसमें 200 मिलीमीटर तक डायमीटर वाला पाइप को वो पकड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गो प्लग गेज चेक्स। गो प्लग गेज जो होता है, एक्चुअली प्लग गेज क्या करते हैं, इंटरनल डायमीटर को चेक करते हैं या होल का जो डायमीटर होता है उसको चेक करते हैं। तो प्लग गेज का जो गो साइड होता है वो क्या करते हैं, लोअर लिमिट को चेक करते हैं, तो लोअर लिमिट ऑफ द होल को चेक करते हैं गो प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायनामो आई बोल्ट? तो आई बोल्ट का काम क्या होता है आप लोग जानते हैं कि वर्टिकल लोड या कोई भी लोड होता है उसको उठा के एक जगह से दूसरा जगह में लेके जा सकता है। तो डायनामो जब भी बोला तो वर्टिकल लोड को एक जगह से दूसरा जगह में लिफ्ट करके लेके जाने के लिए हम लोग डायनामो आई बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोकिंग इट फॉर सफिशिएंट टाइम एंड कूलिंग इट वेरी स्लोली विद इन फर्नेस? तो मैं आप लोग को पहले बोला था हीट ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, 5 से 6 क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें बोला हीट ट्रीटमेंट का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टील को हम लोग अबव क्रिटिकल टेम्परेचर में हीट करते हैं, उसके बाद सोकिंग टाइम सफिशिएंट होता है, उस टेम्परेचर में कुछ देर तक रख देते, उसके बाद ठंडा हम लोग उसको फर्नेस का अंदर ही करते हैं, धीरे धीरे बहुत ही स्लोली करते हैं। तो कौन सा प्रोसेस में होता है आप लोग जानते हैं, एनेलिंग प्रोसेस में होता है, क्योंकि एनेलिंग प्रोसेस में हम लोग फर्नेस का अंदर ठंडा करते हैं और बहुत ही स्लोली ठंडा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एलॉय लीड टिन कॉपर एंटीमोनी? लीड टिन कॉपर एंटीमोनी, इन चारों चीज से जो एलॉय बनता है उसको क्या बोलते हैं, बेबिट मेटल कहते हैं। तो बेबिट मेटल बियरिंग मटेरियल के हिसाब से यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग हीटेड टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड हेल्ड इन द सेम टेम्परेचर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम? देखो, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टील को हम लोग एक पर्याप्त तापमात्रा तक हीट करते हैं और उसी सेम टेम्परेचर में हम लोग कुछ टाइम तक उसको रख देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सोकिंग टाइम कहते हैं या सोकिंग प्रोसेस कहते हैं। सोकिंग प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी स्टील है सोचो, तो इस स्टील को हम लोग क्या किया, जो इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग हीट किए हैं। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किए और उसको हम लोग सोचो 5 मिनट तक उसको सेम टेम्परेचर में रख देते हैं। तो ये जो होल्ड करने का या सेम टेम्परेचर में रखने का जो प्रोसेस होता है उसको सोकिंग प्रोसेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच टाइप ऑफ फिक्सचर प्रोवाइड्स एन इजी मेथड ऑफ होल्डिंग पार्ट्स फॉर मैशनिंग? कौन सा फिक्सचर पार्ट को होल्डिंग करने के लिए मैशनिंग करते टाइम इजी मेथड प्रोवाइड करता है? तो मैशनिंग करते टाइम पार्ट को होल्ड करने के लिए वाइस फिक्सचर सबसे इजी मेथड प्रोवाइड करता है, क्योंकि वाइस का काम ही क्या होता है, पार्ट को होल्ड करना। कोई भी जॉब होता है, कोई भी वर्कपीस होता है, कोई भी पार्ट होता है उसको होल्ड करता है मैशनिंग का टाइम। तो वाइस फिक्सचर जो होता है तो ये सबसे आसान मेथड होता है कोई भी पार्ट को होल्ड करके मैशनिंग करने का। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर? बॉक्साइट ओर से कौन सा मेटल को हम लोग निष्कासित करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड या 659 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कलर होता है व्हाइट या व्हाइटिश ग्रे, इसका कलर होता है। ओके, आज मैं 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर दिया हूँ, जिसमें 3 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर दूंगा। तो आप लोग का मन में एक क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है कि नहीं? तो बाकी 50 क्वेश्चन भी मैं चेक किया हूँ, कोई भी क्वेश्चन का आंसर और गलत नहीं दिया है। तो इस पूरा 100 टेक्निकल क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर कन्फ्यूजन है। तो इसमें से एक तो आप लोग 100% गारंटी के साथ आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन में भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर देना, इसमें आप लोग का नंबर ऐड हो जाएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग गलत आंसर किए भी है तो उस क्वेश्चन को ही टोटली रिमूव कर दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर 3 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कीजिए, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया और नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।